BP602T, जिसमें हमारी मदद करेंगे कृपा मैम, जो कि हमें पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, मुश्किल ड्रग क्लासिफिकेशन। ये जितने भी कंसेप्ट है जो हमें हार्ड लगते रहे फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, अब वो सब क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, आज हम फार्माकोलॉजिकल 3 का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ड्रग्स का एक्शन और ड्रग्स का यूज़ क्या होगा वो स्टडी करेंगे। इन दिस यूनिट हम लोग रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? यूनिट 1 में 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 रेस्पिरेटरी, जिसमें एंटी अस्थमेटिक्स, COPD, कफ, डिकंजेस्टेंस, स्टिमुलेंट्स। देन सेकेंड GI अल्सर्स, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सर्स, जिसमें H2 ब्लॉकर्स, PPIs, एंटासिड्स, अल्सर्स, प्रोटेक्टिव्स। Thirdly, that is GI motility, laxatives, purgatives, antidiarrheals. Digestion, appetite drugs, digestants, carminatives, emetics. Further, let's understand human respiratory system. The key targets for the drugs. Drugs के key targets क्या क्या है? तो 4 key targets है. Bronchioles, that is primary target for bronchodilators. Then cuff center, which is targeted for antitussives. Then mast cell stabilizer releases inflammatory mediators like histamine and leukotrienes. And lastly, that is mucosa, which are targeted by nasal congestant drugs. Then let's understand the pathophysiology of asthma, in which it includes inflammation due to activation of mast cells and eosinophils. Then secondly, that is airway hyperresponsiveness, that is exaggerated bronchoconstriction, remodeling, that is structural changes of the airways, which includes the thickening of the airways. Here, asthma is a condition which is a reversible airway obstruction. Let's understand the classification of anti-asthmatic drugs. Bronchodilators, which includes beta-2 agonists, methylxanthines, anticholinergics. Secondly, that is leukotriene antagonists, montelukast, zefarlukast. Third, that is mast cell stabilizer, sodium chromoglycate, ketotifen. Lastly, that is corticosteroid, budesonide, and hydrocortisone. To understand and to easily remember the classification, we have normal simple mnemonics like bad lungs must clear, which includes B, that is bronchodilators, L, that is leukotriene modifiers or leukotriene antagonists, then M, mast cell stabilizers, and C, corticosteroids. Let's understand each of them mechanism of action and their adrenergic and their adverse effects in the body. Firstly, bronchodilators, which includes first beta-2 receptor agonist, which then mechanism in आर ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, मतलब हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में बीटा-2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाले ड्रग्स यूज़ करके बीटा-2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का, बीटा-2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, देन एडिनल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होंगे। एडिनल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। साइक्लिक AMP फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, अपने अंदर का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा और सेल्स का कैल्शियम लेवल कम होगा। सेल्स का कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन आएगा। अस्थमा लाइक कंडीशंस में रिलीफ मिलेगी, ब्रीदिंग रेट प्रॉपर हो जाएगी। देन सेकेंडली, वो ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं एज ए बीटा-2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट? 2 टाइप के ड्रग्स यूज़ होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में ड्रग्स सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटैलिन, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 5 मिनट्स है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स है और वो अक्यूट अस्थमा अटैक्स में यूज़ कर सकते हैं। देन लॉन्ग एक्टिंग, दैट इज सैल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 12 आवर्स, और वो मेंटेनेंस अस्थमा और नॉक्टर्नल अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड, लेट्स अंडरस्टैंड देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। बॉडी में एक्सेसिवली प्रेजेंट होने की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? तो टैकिकार्डिया लाइक कंडीशंस, हार्ट रेट बढ़ना, स्केलेटल मसल्स के ट्रिमर्स,
देन हाइपोकैलिमिया, ब्लड का पोटेशियम लेवल कम हो जाना, पाल्पिटेशंस, नर्वसनेस लाइक कंडीशंस आ सकते हैं। सेकेंड दैट इज़ मिथाइलजेंथिन, इसमें ड्रग का एग्जाम्पल है थियोफाइलिन। इसमें दो मैकेनिज्म है। फर्स्टली कि अपने फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स को इनिबिट करेगा, जिसके वजह से कैम्प का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। कैम्प का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, ब्रोंकोडायलेटरी एक्शंस मिलेंगे। देन सेकेंड मैकेनिज्म एडिनोसिन रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट, अपने एडिनोसिन जो रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करने की वजह से ब्रोंकोडायलेटरी एक्शंस मिलेंगे और अपने अस्थमा लाइक कंडीशंस में रिलीफ मिलेगा। और थियोफाइलिन का थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, तो उसको रैपिडली मॉनिटर करना पड़ता है आफ्टर गिविंग अ ड्रग टू द पेशेंट। उसके वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में आ सकते हैं, तो गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि नोशिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन। देन सीएनएस साइड इफ़ेक्ट्स इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन्स। एंड हार्ट में अरिदमियाज, हाइपोटेंशन लाइक कंडीशंस हो सकती है। देन थर्डली दैट इज़ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि अपने मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स दैट इज़ M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन मीडिएटेड जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक कंडीशंस होता था वो नहीं होगा। तो नहीं होगा, ब्रोंको डायलेटरी एक्शंस आएगा एंड देन अपने ड्रग्स इजीली अस्थमा के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के ड्रग्स यूज़ होते हैं, शॉर्ट एक्शन ड्रग दैट इज़ 4 to 6 आवर्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एंड लॉन्ग एक्शन ड्रग्स 24 आवर्स के लिए काम करते हैं, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। साइड इफ़ेक्ट्स ड्राई माउथ, कफ, यूरिनरी रिटेंशन लाइक कंडीशंस हो सकती है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो अस्थमा में यूज़ करते हैं, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स को इनिबिट करेगा, जिसके वजह से ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज नहीं होगा और इन्फ्लेमेटरी लाइक कंडीशंस नहीं होंगे, तो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। और सेकेंड एक्शंस है कि B2 रिसेप्टर्स दैट इज़ बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी रेगुलेट करेगा, जिसके वजह से ब्रोंकोडायलेटरी एक्शंस भी मिलेंगे। देन इसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, इन्हेलेशंस वाले और सिस्टमिक वाले। इन्हेलेशंस के ड्रग का एग्जांपल है फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइड, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स सोर थ्रोट, कैंडिडियासिस वाले साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देन सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलॉन, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस, एड्रिनल सप्रेशन वाले कंडीशंस हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। ल्यूकोट्राइन्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में ड्रग्स कौन से थे, तो मोंटेलुकास्ट एंड ज़ीफरलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट और ज़ीफरलुकास्ट का मैकेनिज्म क्या है, तो बेसिक सिंपल मैकेनिज्म है, जो सिस्टीन LT1 रिसेप्टर्स मतलब ल्यूकोट्राइन्स वाले जो सिस्टीन LT1 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करेगा और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, अस्थमा में रिलीफ मिलेगा। एंड सेकेंडली वो एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा लाइक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। देन थर्डली दैट इज़ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जांपल सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन, जो अपने मास्ट सेल स्टेबलाइजर मतलब मास्ट सेल्स के स्टेबलाइजेशन में यूज़ होता है। मतलब मास्ट सेल्स का जो डीग्रेनुलेशन होता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशंस बढ़ सकता है, वो इन्फ्लेमेशंस नहीं होगा क्योंकि डीग्रेनुलेशन नहीं होगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूज़ करके मास्ट सेल्स वाले ड्रग, मास्ट सेल्स का डीग्रेनुलेशन इनिबिट करना और अस्थमा में कंडीशंस में रिलीफ मिलना, ये यूजुअली खाली प्रोफाइलैक्सिस के कंडीशंस में ही यूज़ होता है। देन लेट्स मूव ऑन कि थोड़े MCQs कर ले। मैकेनिज्म ऑफ सैल्ब्यूटामॉल, ए PDE इनिबिशन that is phosphodiesterase enzyme inhibition, second that is B2 stimulation, third that is M3 receptor blockade. So right answer is B, that is beta 2 stimulation. Second, which drug is a mast cell stabilizer, codeine, montelukast or sodium chromoglycate? So right answer is C, that is sodium chromoglycate. Let's move on to second type of drug conditions in which the drugs are used, that is COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. It is a progressive, mostly irreversible airflow obstruction, and risk factors occurs causes of COPD are 4,
that is smoking, which are major causes of COPD, environmental due to industrial pollutants, genetics due to alpha 1 antitrypsin deficiency, and also due to recurrent infection. Let's compare asthma like conditions and COPD like conditions by various features. So, age, firstly, age. Which asthma? Age. In asthma, it usually occurs in childhood, and COPD usually occurs above 50 years or above 40 years of age, which the allergens triggers the asthma and smoking triggers the COPD like conditions. Sputum, that is no or less sputum is asthma, and that is excessive sputum in COPD. The cells which are responsible in asthma are eosinophils and CD4s, and COPD neutrophils and CD8 cells. Then coarse, intermittent or reversible conditions, and COPD, that is progressive and irreversible condition. Let's move on to cough and nasal care, antitussives, expectorants, and decongestants. Then, which includes three, that is antitussives, which includes dry cough suppression, which includes the drugs like codeine, dextromethorphan. Secondly, that is expectorant, increasing the fluidity of the sputum, guaifenesin, and potassium iodide. Lastly, mucolytics, which break down the sputum structure, drugs used like bromhexine and acetylcysteine. Firstly, let's discuss about mucolytics. Mucolytics means mucus. अपना mucus का lytics मतलब mucus का breakdown. उसमें कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन. ब्रोमहेक्सिन, इट इज़ अ अल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम वसाका प्लांट, जो अपने म्यूकस के पॉलीसेकेराइड्स को डीपॉलीमराइज करेगा और उनको ब्रेक डाउन करके इजीली बॉडी में से निकालेगा थ्रू एक्सेसिव कफिंग, जो अल्सो लाइसोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ा देगा. सेकेंडली, दैट इज एसिटाइलसिस्टीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड. म्यूकोपॉलीसेकेराइड में जो अपने म्यूकस में जो म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, वो म्यूकोप्रोटीन्स के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा, स्प्यूटम का ब्रेक डाउन होगा और स्प्यूटम इजीली बाहर आ सकेगा और कफ लाइक कंडीशंस में रिलीफ मिलेगी. देन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो nausea, vomiting, bronchospasm, and also acetylcysteine मेजरली पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी लाइक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं. देन नेज़ल कंजेशंस. नेज़ल कंजेशंस में ड्रग कौन से यूज़ करते हैं? तो सिम्पेथोमाइमेटिक्स, लेकिन स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेंगे. तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को नेज़ल म्यूकोजा के, नेज़ल स्मूथ मसल्स के अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना, देन उसके वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक कंडीशंस होंगे और नेज़ल कंजेशंस में जो स्वेलिंग लाइक कंडीशंस होते हैं, वो स्वेलिंग से हम लोग को रिलीफ मिलेगा. उसमें कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग, दैट इज स्यूडोएफेड्रिन, टॉपिकली जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जो रैपिड एक्शंस देते हैं. तो उसमें ड्रग्स कौन से? तो फिनाइलएफ्रिन, जो सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है, जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है, एंड स्यूडोएफेड्रिन, दैट इज़ मिक्स एक्शन है. तो इंडिविजुअली ड्रग्स के यूज़ क्या है और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस. तो फिनाइलएफ्रिन, जिसमें साइनोसाइटिस और प्यूपिल डायलेशंस में यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके ऑक्सीमेटाजोलिन अक्यूट कंजेशंस में यूज़ कर सकते हैं. स्यूडोएफेड्रिन अपर रेस्पिरेटरी रिलीफ में यूज़ कर सकते हैं. देन ईच ऑफ ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से क्या कंडीशंस हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स. फिनाइलएफ्रिन के वजह से ग्लूकोमा लाइक कंडीशंस, ऑक्सीमेटाजोलिन की वजह से राइनाइटिस लाइक कंडीशंस, रनिंग नोज, एंड स्यूडोएफेड्रिन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म लाइक कंडीशंस आ सकते हैं. देन नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो टॉपिकली एजेंट्स खाली 3 to 5 डेज़ की वजह से ही 3 to 5 डेज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और उसमें राइनाइटिस लाइक कंडीशंस वर्सन हो सकती है. मेजर साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो बर्निंग, स्टिंगिंग, ड्राइनेस और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स की ब्लड प्रेशर बढ़ना,
हार्ट रेट बढ़ना यानी कि टैकीकार्डिया लाइक कंडीशंस, इंसोम्निया, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जिसको एनालेप्टिक्स भी बोलते हैं, ये स्टिमुलेंट्स के ड्रग्स का एग्जांपल डॉक्सोप्रैम और एसिटाजोलामाइड। डॉक्सोप्रैम और एसिटाजोलामाइड, डॉक्सोप्रैम बॉडी कीमो रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, उस पर काम करके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा और ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा, इजीली ब्रीदिंग कर सकेंगे। पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्फेंट्स में जो एपनिया लाइक कंडीशंस होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एसिटाजोलामाइड मिक्स्ड मैकेनिज्म है, जो एसिडोसिस की वजह से ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो हाइपरटेंशन, सीजर, हेड ट्रॉमा, पेप्टिक अल्सर लाइक कंडीशंस हो सकते हैं, वाले कंडीशंस में यूज़ नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू गैस्ट्रिक ट्रैक फार्माकोलॉजी, दैट इज़ जीआई ट्रैक फार्माकोलॉजी। उसमें कौन से कंडीशंस होते हैं, तो अल्सर्स, एमेटिक्स, बॉवेल मैनेजमेंट। फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर एग्रेसिव और डिफेंसिव है। तो पेप्टिक अल्सर में एग्रेसिव कौन सी चीज़ें हैं, तो HCl है, पेप्सिन है, बाइल्स है, फिर बैक्टीरिया के वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और डिफेंसिव म्यूकस लेयर की वजह से, फिर बाइकार्बोनेट आयंस, प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज़ इन्फ्लेमेशन की वजह से, और हाईली म्यूकोजल ब्लड फ्लो की वजह से पेप्टिक अल्सर लाइक कंडीशंस हो सकते हैं। मेजरली कंडीशंस इटियोलॉजी किसके वजह से हो सकती है पेप्टिक अल्सर, तो एग्रेसिव फैक्टर दैट इज़ HCl का बढ़ना, फिर पेप्सिन की एंजाइम का रिलीज़ बढ़ना, बाइल्स का रिलीज़ बढ़ना, बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर्स मेजरली हो सकते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी अल्सर ड्रग्स कौन से, तो 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रोटेक्टिव्स एंड एंटीबैक्टीरियल्स। तो रिडक्शन मतलब H2 ब्लॉकर्स को रिड्यूस करना, उसमें कौन सा ड्रग्स है, रैनिटिडिन, PPIS, ओमेप्राजोल, रेबेप्लाजोल वाले ड्रग्स। PPIS मीन्स प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। न्यूट्रलाइज़र मतलब HCl एसिड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन एंटासिड्स देंगे। विल गिव एंटासिड्स लाइक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। Then third, that is protectives like sucralfate, bismuth sulfate, bismuth CBS, etc. And anti-H. pylori drugs, that is antibacterial drugs, that is amoxicillin, clarithromycin, etc. Let's understand their mechanism of action and ADR. Firstly, discuss about H2 blockers, that is H2 receptor blockers, which is a reverse. The drugs used in these are ranitidine, cimetidine, etc. The ranitidine, cimetidine drugs reversibly competitively blocks the H2 receptor of the गैस्ट्रिक के H2 रिसेप्टर्स को रिवर्सिबली ब्लॉक करेगा, जिसके वजह से अल्सर लाइक कंडीशंस में रिलीफ मिलेगा। और इसमें मेजरली सिमेटिडिन की वजह से गायनेकोमेस्टिया लाइक कंडीशंस आ सकती है मेल्स में। सेकेंडली दैट इज़ प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, वो अपने गैस्ट्रिक के H+ K+ एटीपेज पंप को इनिबिट करेगा इरिवर्सिबली, जिसके वजह से H+ आयंस सिक्रीट आउट नहीं होंगे, एसिड लाइक कंडीशंस नहीं होंगी, तो अल्सर्स में रिलीफ मिलेगा। मेजरली एसिड सेक्रेशंस को 100% ब्लॉक करता है, तो एसिड सेक्रेशंस नहीं होगा तो एसिड का कम होना वाली कंडीशंस हो सकती है, हाइपोक्लोराइड्रिया लाइक कंडीशंस हो सकती है। सेकेंड PPIS जो एसिड लेबाइल प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कौन से कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए, PPIS are entry-coated to prevent the destruction by stomach acid, must be taken in empty stomach, खाली पेट लेना चाहिए, और इनका हाफ लाइफ शॉर्टर है 1 आवर, लेकिन एक्शंस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स है, क्योंकि इरिवर्सिबली H+ K+ एटीपी पंप को बाइंड करता है इसके लिए। देन एंटासिड्स एंड प्रोटेक्टिव्स, एंटासिड्स मतलब एसिड का सेक्रेशन कम करना, एंटासिड्स या फिर एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना, जिसमें मेजरली
सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग्स यूज़ करते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट मेजरली अल्कलोसिस ड्रग कंडीशंस कर सकती है जो सिस्टमिक है, और नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो लैक्सेटिव्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेगाल्ड्रेट बैलेंस्ड कॉम्बो ड्रग है जो एंटासिड्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव्स अल्सर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो सुक्रालफेट अपने म्यूकोजल लेयर के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसके वजह से अल्सर्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो जो पेप्सिन एंजाइम्स जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक में, वो पेप्सिन की वजह से अल्सर्स को और डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और मेजर अल्सर्स प्रोडक्शन नहीं होगा। अल्सर प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्सर्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे और अल्सर्स का हीलिंग टाइम बढ़ जाएगा, जल्दी से हील हो जाएंगे अल्सर्स। देन एमेटिक्स वाले ड्रग्स मतलब वॉमिटिंग इंड्यूस कैसे करते हैं, तो उनका मैकेनिज्म अपने जो एरिया पोस्ट्रीमा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एरिया पोस्ट्रीमा प्रेजेंट है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग इंड्यूस करना। इसमें कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, तो सेंट्रल एमेटिक्स दैट इज एपोमॉर्फिन विच इज़ अ D2 रिसेप्टर दैट इज डोपामिन एगोनिस्ट, एंड सेकेंड दैट इज रिफ्लक्स एमेटिक्स which irritates the gastric mucosa, example ipecacuanha, ipeca. Thirdly, that is antiemetics are the vomiting stoppers, vomiting center को suppress करना, which includes 3 type of drugs like 5-HT3 antagonist, that is serotonin receptor antagonist ondansetron, that is chemo vomiting center suppression, D2 antagonist metoclopramide domperidone, and third that is antihistaminic promethazine which is used in motion sickness. लेग्जेटिव्स एंड एंटीडायरियल्स, लेग्जेटिव्स में ड्रग्स मतलब कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशंस में यूज़ करते हैं लेग्जेटिव्स, एंटीडायरियल्स डायरिया लाइक कंडीशंस कम करते हैं। लेग्जेटिव्स कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशंस में यूज़ करते हैं जब भी स्टूल बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, तो स्टूल्स को अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से स्टूल्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। स्टूल सॉफ्ट तो इजीली बॉडी के थ्रू रिलीज हो सकता है। उसमें कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, इसबगोल, ब्रैन, देन ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स दैट इज लैक्ट्यूलोज, मैग्नीशियम सल्फेट, स्टिमुलेंट बिसाकोडिल एंड सेना। एंटीडायरियल्स मीन्स डायरिया लाइक कंडीशंस में स्टूल्स बहुत ही लिक्विडी हो जाते हैं, तो स्टूल्स में से वाटर रिमूव करना, स्टूल्स में से वाटर सिस्टम में एब्जॉर्ब कर देता है, जिसमें एंटी मोटिलिटी ड्रग्स लाइक लोपेरामाइड, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जो ओपियोइड डेरिवेटिव्स है, देन एड्जॉर्बेंट्स केओलिन, पेक्टिन, वो अपने स्टूल्स में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ORS दैट इज एसेंशियल रिहाइड्रेशन फार्मूला, बॉडी में सिस्टमिक वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो एंटी डायरिया लाइक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। देन MCQs for these, sucralfate forms a protective layer at a pH of pH 7, pH less than 4 and pH equals to 9. Answer is B, that is pH less than 4. Then so this is a complete unit of unit 1 that is including respiratory and gastrointestinal pharmacology. Guys, if you have any doubt, please contact me and let me clear your doubt in very simple way. Thank you.